everyone, welcome to the world of zoology and this is your zoology educator. So आज ये हमारा 9th लेक्चर है. लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने ऑरिजिन ऑफ एम्फीबियन से स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं. इनफैक्ट इस टॉपिक को आज हम एंड करने वाले हैं और इस टॉपिक के एंडिंग के साथ हमारा एम्फीबियन टॉपिक भी एंड हो जाएगा बिकॉज एम्फीबियन में हमें दो बातें पढ़नी थी, दैट इज़ नियोटेनियर पैडोजेनेसिस और दूसरा हमें क्या पढ़ना था? और हमें दूसरा पढ़ना था ऑरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, यानी कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं जिनसे एम्फीबियंस बने हैं, इनफैक्ट उनके एंसेस्टर क्या हैं, उन सब के बारे में हमें देखना था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ देखा था और कुछ आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा क्या स्टार्ट होगा? नेक्स्ट लेक्चर से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में हमें क्या पढ़ना है? रेप्टाइल्स में हमें एक लिजार्ड के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ यूरोमास्टिक्स, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? स्नैक के फेडिंग मैकेनिज्म के बारे में और बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. आज क्या करते हैं? आज जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. आ जाइए, चलो देखते हैं. ऑरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन, यानी कि जो भी पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन एम्फीबियन के इवोल्यूशनरी प्रोसेस में देखने को मिले वो क्या थे? देखो, पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन बोलते किसको है? ये एक इवोल्यूशनरी इवेंट होता है जिसमें दो स्पीशीज़ मर्ज होते हैं एक सिंगल स्पीशीज़ में. ठीक है, आइए देखिए. The three orders of living amphibia, Apoda, Urodela and Anura are so different as to suggest a polyphyletic origin of amphibia. यानी कि ये जो तीन ऑर्डर्स हैं एम्फीबिया के, कौन कौन से? एपोजा, यूरोडेला एंड इन्यूरा, वो इतने डिफरेंट है एक दूसरे से कि ये एम्फीबियन के पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन को सजेस्ट करते हैं, यानी कि वो दिखाते हैं कि नहीं ना कहीं इनमें जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ होगा ना उसमें पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन हमें देखने को मिला होगा. एरिक ज़ार्विक सपोर्ट्स अ डाइफाइलेटिक ऑरिजिन. जो एरिक ज़ार्विक थे उन्होंने डाइफाइलेटिक ऑरिजिन के बारे में बताया था. अब डाइफाइलेटिक ऑरिजिन क्या होता है? ये एक ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें दो एंसेस्ट्रल ग्रुप होता है एनिमल्स का. एनिमल्स के दो एंसेस्ट्रल ग्रुप से उनके डिसेंडेंट का कैरेक्टर मैच करता है. ठीक है, आ जाइए. ही सजेस्ट ऑरिजिन ऑफ यूरोडेला एंड एपोडा फ्रॉम पोरोलेपिड Lepidistrian through Lepospondylus, a group of small Carboniferous and Permian form. देखिए, जो एरिक ज़ार्विक थे ना, उन्होंने डाइफैलेटिक ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया. उन्होंने सजेस्ट किया यानी कि जो यूरोडेला है और एपोडा का जो ऑरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? वो पोरोलेपिड रेपिडिस्ट्रियन से हुआ है. किसके थ्रू हुआ है? लेपोस्पॉन्डिल्स के थ्रू हुआ है. ये लेपोस्पॉन्डिल्स क्या है? एक स्मॉल कार्बोनिफेरस और पर्मियन फॉर्म है. ठीक है, नेक्स्ट आइए. वाइल द ऑरिजिन ऑफ एन्यूरा फ्रॉम ऑस्ट्रियोलेपिड रेपिडिस्ट्रियन थ्रू लेब्रिंथोडॉन्ट्स. वहीं पे अगर हम एन्यूरा की बात करें तो एन्यूरा का ऑरिजिन कैसे हुआ है? ये ऑस्ट्रियोलेपिड रेपिडिस्ट्रियन से हुआ है. किसके थ्रू हुआ है? लेब्रिंथोडॉन्ट्स के थ्रू हुआ है. ओके, हिज व्यू वेयर नॉट एक्सेप्टेड बाई ऑल. इनका जो व्यूज़ था, यानी कि इन्होंने जो सजेस्ट किया था वो हर किसी ने उसे एक्सेप्ट तो नहीं किया. अनदर व्यू ट्रेसेस द एंसेस्ट्री ऑफ ऑल थ्री ऑर्डर्स फ्रॉम लेपोस्पॉन्डिल्स. यानी कि ये जो दूसरा एक व्यू था, देखो एरिक ज़ार्विक ने अपना व्यू दिया कि यूरोडेला और एपोडा जो है इनका इवोल्यूशन लेपोस्पॉन्डिल्स के थ्रू हुआ है. किस चीज़ से हुआ है? पोरोलेपिड रेपिडिस्ट्रियन से हुआ है. वहीं पे अगर एन्यूरा की बात करें तो इनका इवोल्यूशन जो हुआ है वो लेब्रिंथोडॉन्ट से हुआ है. किस चीज़ के थ्रू? लेब्रिंथोडॉन्ट के थ्रू हुआ है. किस चीज़ से हुआ है? ऑस्ट्रियोलेपिड रेपिडिस्ट्रियन से हुआ है. लेकिन इनके व्यू को हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. कुछ दूसरे भी व्यूज़ आए जिन्होंने क्या बताया कि ये जो तीनों हैं, यानी कि जो तीनों ऑर्डर्स हैं एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा, इनका एंसेस्ट्री जो है वो कहाँ से हुआ है? लेपोस्पॉन्डिल से ही हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अब जो एम्फीबियंस थे वो तो पहले वाटर में रहते थे. वाटर से उनके लैंड में ट्रांजिशन का कारण क्या क्या था? मतलब ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण वो वाटर छोड़ के लैंड पे उनका ट्रांजिशन हुआ? उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू डेवोनियन वॉज अ पीरियड ऑफ सीजनल ड्रॉट्स. यानी कि एक व्यू, मतलब एक थॉट्स की माने एक स्टेटमेंट है, कुछ रिसर्चर्स को स्टेटमेंट है, उनकी बात माने तो डेवोनियन एक ऐसा पीरियड था जिसमें ड्रॉट्स आया, यानी कि जिसमें सुखाड़ आया था. सर्टेन रेपिडिस्ट्रियन
Crossoteragy had sufficient developed low fin to moved over land to ponds containing water. यानी कि कुछ रेपिडेस्ट्रियन क्रॉसोटेरिजियंस थे जिनमें सफिशिएंटली डेवलप्ड लोब फिन्स थे, यानी कि उनके फिन्स जो थे वो लोब्स में डेवलप हो चुके थे ताकि वो लैंड पे मूव कर सके पॉन्ड से, यानी कि जो पॉन्ड वाटर था उससे वो लैंड पे मूव कर सके इस ड्रॉट में सर्वाइव करने के लिए. Preodius cap resulted in the conversion of their lobe fins into pentadactyl tetrapodal limbs. यानी कि ये जो लोब फिन्स थे क्रॉसोटेरिजियंस में, वो क्या हुआ जब वो लैंड पे आए तो वो उनका कन्वर्जन हुआ. किस चीज़ में कन्वर्ट हुए? ये जो लोब्ड फिन्स थे ये पेंटाडक्टाइल टेट्रापोडल लिम्स में कन्वर्ट हो गए. यानी कि जो एम्फीबियंस का पेंटाडक्टाइल टेट्रापोडल लिम्स है वो किस चीज़ का से कन्वर्ट होके बना है? वो हमारा क्रॉसोटेरेजी के लोब फिन से कन्वर्ट होके बना है. Another view contrast between aquatic and terrestrial habitat during Devonian. एक दूसरा व्यू भी है जो कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाता है डेवोनियन पीरियड के टाइम पे. वाटर के कंपैरिजन में लैंड पे ज़्यादा ऑक्सीजन था, ज़्यादा एयर था, फूड था, कवर था, शेल्टर था, ब्रीडिंग प्लेस था. वहीं पे लैंड जो था वो उसमें कम इम्प्योरिटीज़ थी, कम प्रेडेटर्स था. यानी कि एक व्यू की माने, एक स्टेटमेंट की माने तो उसमें क्या था, उसमें सीजनल रॉट आ गया था डेवोनियन पीरियड में, जिसके कारण जो क्रॉसोटेरिजियन फिशेस थे वो अपने उनमें डेवलप्ड फिन लोब्स थे. ठीक है, डेवलप्ड फिन लोब्स होने के कारण वो पॉन्ड से लैंड में शिफ्ट कर रहे थे. ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके. इसके कारण क्या हुआ कि जब वो लैंड पे शिफ्ट किए तो उनके जो फिन लोब्स थे वो पेंटाडक्टाइल टेट्रापोडल लिम्स में बाय द टाइम कन्वर्ट हो गया. एक तो ये व्यू है. दूसरा व्यू एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिट के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करता है. वो बताता है कि वाटर के कंपैरिजन में लैंड जो था वो ज़्यादा फेवरेबल था बिकॉज उनमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, फूड था, वाटर था, फूड था, एयर था, शेल्टर था, ब्रीडिंग प्लेस था. एज़ कम्पेयर टू वाटर, लैंड में ये सब ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता था. इनफैक्ट लैंड में जो इम्प्योरिटीज़ थी वो भी कम थी, लैंड पे प्रेडेटर्स भी कम थे, इसलिए वो लोग लैंड पे ज़्यादा शिफ्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझे. ठीक है, तो पानी से उनमें लैंड पे उनका ट्रांजिशन हुआ. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. एडेप्टेशन टू एम्फीबायस लाइफ. एम्फीबायस यानी कि डुअल लाइफ, यानी कि डुअल नेचर, मतलब पानी में भी रहना और लैंड पे भी रहना. इसमें अडेप्टेशन उनके लाइफ में क्या क्या आया, यानी कि एम्फीबियंस को एम्फीबायस लाइफ में रहने के लिए कौन कौन से अडेप्टेशन आए उनके बॉडी में, उसका देखेंगे. ठीक है. द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड वॉज ग्रेजुअल. Amphibian, being the lowest and earliest tetrapod, are not fully adapted to terrestrial life like reptiles. यानी कि जो ट्रांजिशन था वाटर से लैंड की तरफ वो बड़ा ही ग्रेजुअल सा था. ठीक है. एम्फीबियंस जो कि सबसे लोएस्ट और अर्लीस्ट टेट्रापॉड थे वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं थे एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स. यानी कि रेप्टाइल्स लैंड यानी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहने के लिए जितने डेवलप्ड थे उतने डेवलप्ड हमारे एम्फीबियंस नहीं थे. ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व्ड इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी. यानी कि जो ट्रांजिशन था वाटर से लैंड पे उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो थे वो नोटिस किए गए थे बॉडी के हर एक सिस्टम में. बात करें बीट सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया हमारा, या फिर बॉडी का जो मसल्स है वो कैसे अडेप्ट हुए, लोकोमोशन में क्या चेंजेस आया, स्केलेटल में क्या चेंजेस आया, हर बात में चेंजेस आया था. यानी कि हर चीज़ चेंज हुआ था. कुछ उनमें बॉडी के शेप साइज वगैरह में भी चेंजेस आए थे, मतलब ऐसा कुछ था, उसके बारे में हम देखेंगे. Some striking modification acquired by amphibious amphibia over ancestral aquatic fishes may be summarized as follow. यानी कि कुछ मॉडिफिकेशंस जो कि एम्फीबायस एम्फीबियस कहने का क्या मतलब, वो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि दो हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी रहते हैं और वो एक्वेटिक लाइफ भी जीते हैं. ठीक है, तो उसको हम एम्फीबायस बोलेंगे. तो एम्फीबियंस जो थे वो एम्फीबायस थे. तो उनमें ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन आया था एज कम्पेयर टू एक्वाटिक फिशेज, एंसेस्ट्रल एक्वाटिक फिशेज के कंपैरिजन में उनमें ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन आया था, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. आ जाइए. पहला आया हमारा लोकोमोशन. स्ट्रीमलाइन बॉडी रिटेन फॉर स्विमिंग, लिम्स डेवलप इन द प्लेस ऑफ पेयर्ड फिन्स. यानी कि उनका जो बॉडी था वो तो स्ट्रीमलाइन ही था ताकि वो स्विमिंग के लिए ठीक रह सके. इनफैक्ट जो लिम्स थे वो पेयर्ड फिन्स में
डेवलप हो गए थे, सॉरी पेयर्ड फिन्स की जगह पे लिम्स डेवलप हो गए थे, पेयर्ड फिन्स की जगह पे लिम्स डेवलप हो गए थे। स्केलेटन, वर्टेब्रल कॉलम बिकम मोर रिजिड, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम ज़्यादा रिजिड हो गया था। पेक्टोरल ग्रिडल जो था वो स्कल से उसका कनेक्शन ख़त्म हो गया था। पेल्विक ग्रिडल जो था वो वर्टेब्रल कॉलम से अटैच था और दोनों पेल्विक ग्रिडल का जो दोनों हाथ था वो आपस में फॉर्मली यूनाइटेड था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मसल्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गर मसल टू लिफ्ट बॉडी अबव द ग्राउंड, यानी कि उनके जो मसल्स थे वो एज कम्पेयर टू फिशेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ताकि वो बॉडी को ग्राउंड के ऊपर लिफ्ट अप कर सके, यानी कि उठा सके। रेस्पिरेशन, गिल्स रिप्लेस्ड बाय लंग्स फॉर गैसेस एक्सचेंज इन एयर। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सप्लीमेंट्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि गिल्स जो थे वो लंग्स के थ्रू रिप्लेस हो गए ताकि वो गैसेस एक्सचेंज एयर में भी कर सके। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो था वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन को भी सप्लीमेंट किया। नेक्स्ट आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम, चेंजेस अकर टू प्रोवाइड फॉर रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड स्किन, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी चेंज उनमें देखने को मिला ताकि वो लंग्स और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को वो सपोर्ट कर सके। एग्स एंड डेवलपमेंट, एग्स जो थे वो स्मॉल थे लेकिन पानी में ही अभी वो ले डाउन करते थे एग्स को। डेवलपमेंट स्टेज जो था स्टिल फिश लाइक स्टेज ही था उनमें, डेवलपमेंटल स्टेज। सेंसरी सिस्टम की बात कर दें तो एक मिडिल ईयर का जो था वो कनेक्शन आ गया था बीच में, जो कि साउंड वाइब्रेशन को कहाँ से कहाँ तक, टिम्पानम से इनर ईयर तक ले जाने का काम करता था। बीच में एक मिडिल ईयर का फॉर्मेशन हो गया था जो कि टिम्पानम से इनर ईयर तक साउंड वेव्स को लेकर जाता था। स्किन की बात करें, स्किन ट्रांसफॉर्म हो गए थे और टेरेस्ट्रियल लाइफ सपोर्ट करते थे, इनफैक्ट डेसिकेशन को भी वो रेसिस्ट करते थे। समझ में आया? ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। तो ये हमारा हो गया आज एम्फीबियंस कंप्लीट। आज हमारा एम्फीबियन जो टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में हम पहले आपको यूरोमैस्टिक्स बताएंगे या फिर पहले बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म ही बता देते हैं। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट डे जब हम क्लास लेंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे कि हम क्या बताने वाले हैं। ठीक है, उसमें 2 टॉपिक पढ़ना है, दोनों हम आपको एक एक करके पढ़ा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे के लिए छोड़ते हैं। आज जो भी बताया है उसका नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल क्या है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके जूलॉजी वर्ल्ड कीजिए, जूलॉजी वर्ल्ड। ठीक है, ये टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम नोट्स अपलोड कर देंगे, नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाएं, ज़्यादा सही रहता है। अदरवाइज़ पीपीटी तो हम अपलोड कर ही देंगे, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है।